अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काजी फ़हीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द डेली स्ट्रीम। व्यूअर्स, एक उस्ताद जो पूरी नस्ल का मुमार होता है, नेशन बिल्डर होता है। एक उस्ताद, बल्कि एक अच्छा उस्ताद एक नस्ल को संवार देता है। उस्ताद अगर इमाम शाफ़ी हों तो शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल जैसे बनते हैं। उस्ताद अगर मौलवी मीर हसन जैसे हों तो शागिर्द डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसे बनते हैं। गोया उस्ताद अच्छा हो तो उसका एक तालिब इल्म ही, उसका एक शागिर्द ही पूरी कौम की हालत को बदल सकता है। आजकल अपने इर्द गिर्द बेशक इस तरह के उस्ताद को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छे उस्ताद जो अपने बच्चों को और नौजवान नस्ल को संवारने की तगदो में लगे हुए हैं, उन्हीं की वजह से हमारी कौम आज तक ज़िंदा है। ऐसे उस्ताद को अगर लाइमलाइट में ना लाया जाए और उनकी कोशिशों को ना सराहा जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आज की हमारी मेहमान शख्सियत ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा टीचिंग के लिए ही सर्फ किया है और अभी भी स्टिल वो इसी तगदो और इसी कोशिश में लगी हैं कि किस तरीके से वो अपने नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात के साथ साथ तरबियत के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। हमारी आज की मेहमान मैडम सोबिया अज़हर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और आज द डेली स्ट्रीम के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर मदऊ किया और अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया। मैडम, हमें बताइएगा, हमारे नाज़रीन के लिए ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा अपना जो एजुकेशनल जर्नी है उसको। माय एजुकेशनल जर्नी ये स्टार्ट हुआ तकरीबन 35 इयर्स बैक। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? रावलपिंडी, इस्लामाबाद। क्योंकि मेरे फादर आर्मी से बिलोंग करते थे तो हम डिफरेंट सिटीज़ में मूव करते थे, तो वहाँ से एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट होता है और फिर डिफरेंट सिटीज़ आ जाते हैं, जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे मैंने बताया, उसके बाद लाहौर है, सियालकोट है। और हमेशा ही अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि वेल नोन इंस्टीट्यूशंस में काम करने का जो है वो मौका मिला, जहाँ से बहुत कुछ सीखा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वॉज टीचर। बीइंग अ टीचर बहुत काम किया और बहुत कुछ सीखा। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मुझे एज अ टीचर्स ट्रेनिंग में भी अपना कुछ ना कुछ पार्ट प्ले करना चाहिए। तो मैं एज अ ट्रेनियर मुख्तलिफ इदारों में वर्कशॉप्स कंडक्ट की टीचर्स की, जिसकी वजह से अब तो मुझे याद भी नहीं है कि कितने उस्ताज़ा इकराम हैं जो इस ट्रेनिंग से मुस्तफ़ीद होने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो वो बड़ा एक अच्छा टाइम था जिसमें आप बहुत सारे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को लीड कर रहे होते हो। ये जर्नी अभी चल रहा था, तो उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म मिल गया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ ना कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हो और उनको मूव करवाते हो और बहुत सारे लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से फिर ये जर्नी जो है चलता रहा और स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। अच्छा मैडम, हमें ये बताइए कि बतौर उस्ताद जब कुछ स्टूडेंट आपके पास आता है तो आप उसके लिए कौन से गोल्स सेट करती हैं? देखें फ़हीम साहब, जब स्टूडेंट्स या बच्चे ले लें आप हमारे पास आते हैं तो दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट लोकेलिटीज़ और डिफरेंट एटमॉस्फेयर, मुख्तलिफ माहौल से आते हैं। उनकी ग्रूमिंग, उनका ब्रॉटअप डिफरेंट तरीके से हुआ होता है। लेकिन जब वो मेरे पास आता है या एजुकेशन के लिए डेफिनेटली आता है, तो फिर मेरा जो गोल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और जो है वो ये है कि बच्चे को इस तरह से ग्रूम किया जाए, उस तरह से उसे पॉलिश किया जाए, उसकी तालीम प्लस तरबियत दोनों चीज़ों को लेते हुए, कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फील्ड के अंदर जंप करे तो ना सिर्फ वो अपने पेरेंट्स के लिए एक ऐसा जिसे कहते हैं सक्सेसफुल बच्चा हो या वो प्रोफेशनल बन चुका हो कि उनका बर्डन अपने शोल्डर्स पर लेने के लिए वो रेडी हो, और इसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर भी वो इस तरह से मूव करे कि वाकई पता चले कि सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका हक वो पूरी तरह से अदा करें। अच्छा मैडम, अभी आपने बताया कि आप अपने एक स्टूडेंट को इन चीज़ों को देखकर उसके लिए गोल सेट्स करती हैं। ये बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि एक जो स्टूडेंट है उसके लिए फिर कौन से पेडागोजिकल स्किल्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप वो गोल्स को अचीव करती हैं?
जी फ़हीम साहब, ये वाला आपका क्वेश्चन तकरीबन पिछले क्वेश्चन से लिंक्ड ही है कि जब एक बच्चा मेरे पास आता है तो मेरे माइंड में 3 चीज़ें जो है ना वो बहुत टॉप प्रायोरिटीज़ पर होती हैं। नंबर वन ये कि स्टूडेंट के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना, एक बच्चे के अंदर, स्टूडेंट क्या बच्चा क्या, उसके अंदर जब लीडरशिप क्वालिटीज़ पॉलिश होती हैं ना, तो बिलीव मी उसका मोरल यहाँ से उठकर ना तो यहाँ चला जाता है। जब एक मोरल अप हो जाता है ना, तो वो फिर एजुकेशन एकेडमिक में भी मिरेकल्स कर डालता है। नंबर वन। नंबर टू जो मेरी कोशिश होती है वो ये होती है कि बच्चा जो है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज़ अ की टू सक्सेस, कि बच्चा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह अचीव करे। उसका बेस्ट वे ये है कि उसको मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि उसकी इंटरेक्शन अपने उस्ताद के साथ, अपने पीयर्स के साथ खूबसूरत और अच्छी सी बिल्ट हो। उसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट should have a right to come on stage and present him or herself in front of gathering. ये बिलीव मी शायद आज के दौर में ना पढ़ाई या उसके ना रट्टे के पीछे इतना भाग रहे हैं, अपने करिकुलम सिलेबस के पीछे, कि इन चीज़ों को हम बिल्कुल भूल गए हैं। लेकिन स्टूडेंट हमेशा वो है जो फुल पैकेज है, और मेरी नज़र में फुल पैकेज वही है जो ऑलराउंडर स्टूडेंट है। तो ऑलराउंडर ऐसे ही बनता है, कंप्लीट पैकेज। और नंबर 3 जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में होती है, देखें हेल्थ है तो सब कुछ है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड। तो जब मेरा बच्चा इंस्टीट्यूशन में आता है तो वो सिर्फ स्टडीज़ और उसमें सिटिंग में ना लगा रहे, बल्कि ओपन एयर में उसको ब्रीथिंग का भी एक होना चाहिए, मौका मिले, ताकि उसका माइंड फ्रेश हो, उसकी बॉडी फ्रेश हो, तो ऑटोमेटिकली वो एकेडमिक में अपना 110% दे सकता है। तो ये फ़हीम साहब छोटी छोटी कोशिशें और काविश हैं जो मैं लास्ट 35 ईयर्स से इन चीज़ों के अंदर, बिलीव मी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टिल नाउ, आज भी मैं उसी स्पिरिट के साथ इन चीज़ों पे काम करती हूँ। तो मैडम अगर गोल्स भी सेट हो जाते हैं, उनको अचीव भी कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे अबाउट 60 to 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद डी ट्रैक हो जाते हैं, वो उस तरीके से सोसाइटी का फ़ाल हिस्सा नहीं बन पाते। इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारा जो उस्ताद है ना, उस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। अभी मैंने आपको बात बताई ना कि बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़, हेल्दी माइंड्स, अगर ये 3-4 चीज़ें अगर एक उस्ताद बच्चे में पॉलिश कर देता है, और जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे समझ ना आए कि मैंने कौन सा मतलब अपने लिए प्रोफेशन लेना है, वो कभी भी डी ट्रैक नहीं होता है। ठीक है, एक तो ये बात। इसकी मैं ना आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि मेरे सामने 20 इस तरह की एग्जांपल्स आती हैं। जब मैं जिस सीट पे बैठी होती हूँ तो मेरे सामने ना बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, ठीक है। तो उन लोगों में बिलीव मी समटाइम्स डिग्री जो है ना इतना मतलब अच्छी हाईली क्वालिफाइड बच्चे और बच्चियाँ होते हैं, बट उन लोगों की ना लैकिंग कहाँ पर आ रही होती है, उनकी ग्रूमिंग में, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ क्लियर पता चल रहा होता है कि यहाँ पर ये लैकिंग है। फिर मेरा माइंड ना क्लिक कर जाता है कि ये चीज़ें कैसे प्रोड्यूस नहीं हुई। तो वहाँ टीचर एक बंदा है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मुझे खड़ा सामने नज़र आता है कि यकीनन टीचर ने इस एरियाज़ पे बच्चे के काम नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर टीचर इन चीज़ों को लेकर चले ना, तो बच्चा कभी भी डी ट्रैक नहीं होगा, और उसे पता होगा कि मैंने कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है। ठीक है, आप टीचर को जो है वो ट्रेंड करें। नंबर 1, एक तो उसकी ट्रेनिंग, फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग्स आर नीडेड। नंबर 2, टीचर को फाइनेंशियली भी इन्हेंस करने की बहुत ज़रूरत है। इससे उसको एक नई मोटिवेशन और उसका मोरल बहुत अप हो जाता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें भी साइड बाय साइड लेकर चलें, और वो 3 गोल्स भी जो मैंने ऑलराउंडर वाली बात की, वो चीज़ें भी साथ लेकर चलें, तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि डी ट्रैक वाला बच्चों को नहीं समझ आती कि हमने कौन सा, तो बिलीव मी करियर काउंसलिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती। उनकी करियर काउंसलिंग ग्रेजुअली होती चली जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर अर्ली ईयर्स एजुकेशन टिल देयर ग्रेजुएशन। तो मैडम 35 साल तक आप इस शोबे से मुंसलिक रही हैं, बहुत बड़ा अरसा होता है और बहुत सी अचीवमेंट्स भी की होंगी। तो आज के दौर में कुछ ऐसी अचीवमेंट्स जिनको याद करके बहुत प्राउड फील होता हो, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करेंगी आप?
استاد اپنے بچے کو، اپنے پڑھائے ہوئے، اپنے گائیڈ کیے ہوئے بچے کو کسی پوسٹ پہ، کسی مقام پہ دیکھتا ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور فہیم صاحب اس کی بے تحاشا اگزامپلز ہیں میرے پاس. آج بھی میں جب اپنے ہاتھ سے نکلے ہوئے بچے، اپنے اینڈ سے ایجوکیٹ کیے ہوئے بچے فیلڈز میں دیکھتی ہوں نا، تو آئی فیل پراؤڈ کہ، اور سم ٹائمز تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ بچے ماشاءاللہ اتنی اچھی آرمی میں، سول سیکٹر میں، ایبراڈ، آئی ٹی کے شعبے میں، انجینئرنگ میں ٹاپ پر ہیں، ڈسٹنکشن ہولڈر ہیں، ویل پروفیشنل ہیں، اسکلڈ بچے ہیں وہ. تو آج میں ان کو تو بچہ ہی کہتی ہوں. آج وہ شادی شدہ بھی ہے، میرڈ لائف گزار، لیکن سکسیزفل لائف جو ہے. میڈم کوئی مثال آپ کے ذہن میں آتی؟ مثال آپ نے بڑا ماضی میں پھینک دیا مجھے. مثالیں تو بے تحاشا ہے. اس کی نا ایک بچہ جو آج مجھے یاد آتا ہے، وہ مثال میرے مائنڈ سے نکلتی نہیں ہے. ویسے تو بے تحاشا جو ہے وہ ایگزامپلز مل جاتی ہیں. ایک بچہ تھا 15 ایئرز اولڈ. اب آپ سوچیں کہ ایک ٹیچر، اگر آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا ہو اپنے رائٹ لائف میں، ایک 15 سال کا بچہ جس کی بیسکس بھی سیٹ نہیں ہے، یوں سمجھ لیں نا اس کو پین ہولڈ کرنا بھی نہیں آتا، کیری کرنا بھی نہیں آتا اس کو. تو اس بچے کو پین کیری کرا کر، اور اس کو پھر آپ میٹرک کراتے ہو، پھر اس کو انٹر کراتے ہو، پھر اس کو گریجویٹ کراتے ہو، پھر وہ MBA کر جاتا ہے، اور اتنی ڈسٹنکشنز کے ساتھ کرتا ہے. یہ نہیں کہ 3rd ڈویژن یا 2nd ڈویژن، ڈسٹنکشنز کے ساتھ کرتا ہے. اور آج وہ بچہ ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی میں ایک نام لے کے چل رہا ہے. جس کی اسپوکن پہ ورکنگ کرنے والی تھی، جس کی باڈی لینگویج پہ ورکنگ کرنے والی تھی، جس کی گرومنگ ہونے والی تھی. تو الحمدللہ یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے. اور اکثر میں جب رات بھی کبھی فارغ بیٹھوں یا کبھی مائنڈ میں آ جاتا ہے تو وہ بچہ میرے ذہن میں آتا ہے. اس کا نیم ابھی بھی مجھے یاد ہے. تو جب کبھی میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ فرام مائی سائڈ. اچھا، ویسے میڈم اس حوالے سے جتنی گفتگو کی جائے یہ تو بہرے بے کراں ہے، گفتگو ختم ہی نہیں ہوتی. لیکن ظاہر سی بات ہے، وقت کی بھی بندش ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ والدین کے لیے آپ کے تجربے کی روشنی میں کیا پیغام ہے؟ آج کے بچے کے ایک کلک کے نیچے سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ جو گیجٹس ہیں، یہ کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرا ذاتی تجربہ ہے، اور ڈیلی میں ان چیزوں میں سے گزرتی ہوں. تو پھر میں پیرنٹس کو اکثر ان سے میٹنگ میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ خدا را یہ چیزیں چھین لیں بچوں سے. چھین لے کا ورڈ ہارش ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کا ایکیڈیمک جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اس کی گرومنگ خراب ہو رہی ہے، اس کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پیرنٹ اکثر مجھے آ کے کہتے ہیں جی ہم کیسے بچوں کو پڑھائیں، ہم سے نہیں. میں مانتی ہوں اس چیز کو. ہر پیرنٹ آل راؤنڈر نہیں ہے، وہ ہر سبجیکٹ کو لے کے ڈیل نہیں کر سکتا، اور ٹائم بھی نہیں ہے. اب دیکھیں والد صاحب صبح جائے گا، شام کو فادر گھر واپس آ رہا ہے تھکا رہا ہے، وہ بچوں کو لے کے تو نہیں بیٹھ سکتا. لیکن فادر کا ایک روب اور دبدبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن تو بچے کو پکڑ کے اس کی ایک دفعہ، جسے کہتے ہیں نا ورڈ پوسٹ مارٹم. اور سب سے بڑا ورڈ میں ایک بولوں گی، فالو اپ. پیرنٹس کو نا فالو اپ رکھنا بہت ضروری ہے، کہ فالو اپ رکھیں پیرنٹ بچوں کا، کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کون سا گیجٹ یوز کر رہے ہیں، اس کی کمپنی کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ. میرا آج کا جو میسج ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ پلیز بی فوکسڈ اینڈ بی ٹارگیٹڈ، اپنی بچیوں کے حوالے سے اور اپنے بچوں کے حوالے سے، خاص کر بوائز کے حوالے سے. خاص کر بوائز کے بیگز ڈیلی چیک کریں، اور یہ ڈیوٹی فادر کی ہے، ناٹ مدر. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ان چیزوں کو لے گئے، کیونکہ ہر جنریشن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آ رہی ہے. اب آپ اس جنریشن کو اس جنریشن سے کمپیئر ہرگز نہیں کر سکتے. جو ہمارے زمانے میں PTV دیکھ لی، ایک ہی چینل لگا وہ اسی پہ دیکھ کے اٹھنا ہے، یا اخبار آ گئی وہ پڑھ لی. لیکن نہیں، آج وہ دور نہیں ہے. آج دنیا بدل چکی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس بدلتی دنیا کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی چلنا پڑے گا، بٹ چیک رکھ کے اینڈ فالو اپ رکھ کے. میڈم ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ دا ڈیلی اسٹریم کے پلیٹ فارم پر موجود رہیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم پر اتنی خوبصورت ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے کے لیے بلایا. اور آئی کانگریچولیٹ یو کہ آج کے اس سوشل میڈیا کے کمپٹیشن کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے دور میں اتنے خوبصورت ٹاپکس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو دیٹ از ریئلی اپریشیٹیبل. اور اینڈ تھینک یو سو مچ دیٹ یو کالڈ می، اور مجھے اس پلیٹ فارم پر اتنی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا. جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ میڈم صوبیہ اظہر موجود تھیں. بہت مفید اور بہت انٹرسٹنگ گفتگو آج ان کے ساتھ رہی. امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آپ جو ٹیکنیکس اسپیشلی ٹیچرز کے لیے انہوں نے بتائی ہیں
پیرنٹس کے لیے انہوں نے بتائی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔